हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और बढ़िया से अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं। मैं मानता हूं अभी आपका बहुत टफ फेस चल रहा है जहां पे आप बहुत हार्ड वर्क भी कर रहे हो। बट एक चीज याद रखना, इंसान की लाइफ में ना ऐसे बहुत कम मोमेंट्स आते हैं जहां पे इंसान को अपना मोर देन 100% एफर्ट देना होता है। बट मैं मानता हूं कि यही वो पल होते हैं आपकी लाइफ के जो शायद बहुत कम बार आते हैं, बट यही वो पल होंगे जो आपको आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स हैं, वो भी लाकर देंगे। ये ध्यान रखना कि जहां पे आपके एफर्ट्स ज्यादा होते हैं वहां पे ऑन स्टेज जो होता है वो भी ऑब्वियस बात है कि बहुत कुछ होता है। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारियां कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए कि जो आप पढ़ रहे हो अभी वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए, आपके करियर के लिए, आपके ओवरऑल लाइफ के डायरेक्शन के लिए बहुत जरूरी दिन है, समय है। तो आप बहुत अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन कर रहे हो। चलिए, तो हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसकी एग्जाम में वेटेज 8 से 10 नंबर की मैं मान के चलता हूं रहेगी ही रहेगी। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आईटीसी वो टॉपिक है जो आज हम करने वाले हैं, जो मुझे लगता है आपके एंटायर जीएसटी में, आपके पूरे जीएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है आईटीसी, आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ना सिर्फ आपके सिलेबस का, बट अगर मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से भी बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आईटीसी होता है। जो सारा लड़ाई झगड़ा है जीएसटी के अंदर, जो सारा वाद विवाद है, वो सारा का सारा अल्टीमेटली आईटीसी पे ही आके आता है। तो आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आईटीसी हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, चाहे प्रैक्टिकल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो इसे हमें बहुत अच्छे से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके सारे पॉइंट, सारे मुद्दे जो है 3 क्लासेस में कवर कर दूं। तो आज हम पहली क्लास इसकी शुरू करने वाले हैं। अगेन तरीका वही रहेगा, मैं क्लासेस में आपको क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। जहां पे मुझे जरूरत फील होगी मैं एग्जांपल्स आपको जरूर बता दूंगा, बट क्वेश्चंस करवा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज आपको भी पता है ये रिवीजन लेक्चर्स हैं और आपके एग्जाम भी बहुत पास आ गए हैं। तो ऐसे में उतना डिटेल्ड टाइम अब हमारे पास नहीं है कि हम एक क्वेश्चन करके देखें। बट आप इलस्ट्रेशंस वगैरह जरूर पढ़ लेना जो आपके आईसीआई के मॉड्यूल में है। और इस टाइम पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी नए टीचर या नए ऑथर की बुक्स को रेफर बिल्कुल मत करना, नए नोट्स रेफर मत करना जो आपने पहले ना पढ़े हो, चाहे वो किसी की भी हो, चाहे वो आपके फ्रेंड ने बना रखे हैं, कोई भी हो। उसका सबसे बड़ा रीजन है अगर आज अब आप किसी दूसरे नोट्स से पढ़ना शुरू करोगे, शायद कुछ नया आ जाए और आपका कॉन्फिडेंस बिगड़ जाए। इसलिए जो आपके पास है कंटेंट, जो नोट्स आपके पास है, उन्हीं का यूज कीजिएगा, उसके अलावा कुछ मत कीजिए। उसी पे फेथ रखिए, उसी पे भरोसा रखिए और अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखिए। ठीक है, चलो तो हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आईटीसी होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं आईटीसी होता क्या है। देखिए, एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस करता है तो वो अपने गुड्स और सर्विस बेचता है। एक बिजनेसमैन जो भी बिजनेस कर रहा है किसी भी चीज का, तो वो अपने गुड्स एंड सर्विस बेच रहा है। लाइक मान लीजिए कोई टीवी बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, कोई कूलर बेच रहा है, कोई जूते बेच रहा है, कोई मशीन्स बेच रहा है, कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, सब अलग अलग गुड्स बेच रहे हैं। सिमिलर वे में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लाइक बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई सर्विसेज दे रहा है, आईटीआर फाइलिंग सर्विस, ऑडिटिंग सर्विसेज दे रहा है, अकाउंटिंग सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है। देन दूसरी तरफ आपके पास एडवोकेट एक सर्विस दे रहा है, सिमिलर वे में कोई इंजीनियर सर्विस दे रहा है, आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा है। तो अलग अलग लोग गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं। तो बीइंग अ बिजनेसमैन जब आप गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करते हो, और मैं मेनली कंसर्न हूं आउटवर्ड सप्लाई से, तो जब आप आउटवर्ड सप्लाई करते हो तो आप जो भी आपके सामने कस्टमर है उससे आप टैक्सेस कलेक्ट करते हो। आप टैक्सेस कलेक्ट करते हो जो भी आपका कस्टमर है उसी से। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो टैक्स आपने कलेक्ट किया, दिस विल बी योर आउटपुट टैक्स। ये आपका आउटपुट टैक्स होगा जो बिजनेसमैन आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है, जो सेल कर रहा है। बट जिस व्यक्ति ने इसे परचेज किया है, जिस व्यक्ति ने ये आपके गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदा है, उस व्यक्ति के लिए यही आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स बन जाता है। तो बेसिकली इनपुट टैक्स क्या है? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो तो जो आप जीएसटी पे करके आते हो अपने सप्लायर को, जो आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो उनको परचेज के टाइम पे, उनकी इनवर्ड सप्लाई पे जो भी आप जीएसटी पे करते हो वो आपके लिए इनपुट टैक्स बन जाता है। यानी परचेज पे या इनवर्ड सप्लाई पे दिया गया जीएसटी ही आपका इनपुट टैक्स होता है।
और ये इनपुट टैक्स जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट ने जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था तो मेन पर्पज ही ये था कि हम इनपुट टैक्स का सीमलेस फ्लो करेंगे। दैट मीन्स हम इनपुट टैक्स का सीमलेस फ्लो करेंगे का मतलब है कि आपको फ्रीली क्रेडिट इसका अवेलेबल हो पाएगा। सर क्रेडिट अवेलेबल होने से क्या होगा, जो आपका आउटपुट टैक्स बनता है और जो आपका इनपुट टैक्स बनता है, लेट्स से मैंने कोई सेल की है जिसपे मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 1000 रुपीज का, मैंने कोई सेल की है जिसपे मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 1000 का, और मैंने बहुत सारी परचेजेस भी की थी गुड्स की और सर्विस की, तो वहां पे मेरा इनपुट टैक्स बनता था 900 का। तो मतलब 900 मैं दे के आया हूं जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज की, एंड 1000 मैंने कलेक्ट किया जब मैंने गुड्स एंड सर्विसेज सेल की। तो गवर्नमेंट मुझे कहती है कि आप ये 900 रुपए इस 1000 के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, एंड ओनली बैलेंस जो बचता है 100 रुपए वो आप हमें पे कर दो। नेट टैक्स ही आपको पे करना है, यानी कि आप अपने आउटपुट टैक्स में से जो इनपुट टैक्स आप पे करके आए हो उसे आप माइनस कर सकते हो। तो इस लिहाज से देखूं तो जो मैं परचेजेस पे, जो भी मैं गुड्स एंड सर्विस खरीदता हूं उनके परचेजेस पे जो भी मैं जीएसटी भर के आता हूं वो मेरे लिए किसी वैल्यूएबल एसेट से कम नहीं है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज सोचिए अगर ये 900 नहीं होता तो आज मुझे पूरा 1000 रुपए देना पड़ता, यानी कि जो जीएसटी है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एसेट होता है, जो इनपुट टैक्स होता है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपनी लायबिलिटी को कम करने के लिए, ऑल्दो ये कभी भी आपको पैसे कैश में रियलाइज नहीं होते एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक केसेस लाइक एक्सपोर्ट में, अदरवाइज ये आपको कभी कैश में रियलाइज नहीं होगा, बट ये आपके जो आउटफ्लो होने वाला है उस आउटफ्लो को काफी हद तक कम कर देता है, या मैं कहूं तो मैक्सिमम केसेस में जीरो कर देता है। तो ये आईटीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है, बट सिंस ये आईटीसी आपके जीएसटी के फ्लो को कम करता है तो लोगों ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। लोग फेक आईटीसी क्लेम करने लगे, दैट मींस जो उन्होंने कोई टैक्स भरा ही नहीं है परचेजेस पे, गुड्स एंड सर्विस के इनवर्ड सप्लाई पे उन्होंने कुछ पे भी नहीं किया, फिर भी वो क्लेम कर रहे हैं। या फेक बिलिंग करके जो है वो झूठा जीएसटी, फेक बिलिंग करके फेक आईटीसी जो है वो पास ऑन होने लगा। तो गवर्नमेंट ने विद टाइम इस फेक आईटीसी ट्रांसफर को मैं कहूं तो रोकने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस को स्टैब्लिश किया, बिकॉज गवर्नमेंट भी समझती है कि इंपॉर्टेंट एसेट है, अगर सामने वाले के पास आईटीसी आ गया तो हमें टैक्सेस कम मिलेंगे। तो इस हेरा फेरी को, इस फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह पे बहुत सारे प्रोविजंस को स्टैब्लिश किया है सो दैट इस चोरी को रोका जा सके। एंड गवर्नमेंट अगर सही मायने में बताऊं तो काफी हद तक इस तरीके में, अपने तरीकों में कामयाब भी रही है, जिससे गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन पिछले कुछ सालों में 2 to 3 टाइम्स या इवन उससे भी ज्यादा हो गया है मंथली बेसिस पे, अगर मैं इंक्रीज की बात करूं तो यहां पे हमारे लिए इस चैप्टर में ये समझना जरूरी है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपको लेना है तो कौन कौन सी कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैंने बताया विद टाइम बहुत सारे फ्रॉड बढ़े, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, धीरे धीरे करके जो आपका एक जीएसटी लाने से पहले गवर्नमेंट का सपना था कि हम सीमलेस फ्लो देंगे क्रेडिट का, हम बहुत ही ईज ऑफ बिजनेस देंगे, यानी कि आपको आईटीसी बहुत आसानी से मिलेगा, बिजनेस करने में आपको बहुत ईजनेस रहेगी। तो वो चीजें औरों की वजह से, यानी कि मैं कहूं कि कुछ लोगों के फ्रॉड की वजह से काफी हद तक अब कम हो गई है, बिकॉज गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट प्रोविजन बनाने पड़े। तो वो कहते हैं ना कि चने के साथ घुन भी पिसता है, तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है कि कुछ जो गलत करने वाले लोग हैं उनकी वजह से जो अच्छे तरीके से बिजनेस करते हैं उनको भी हार्डशिप, जेन्युइन हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है। बट खैर जो भी प्रोविजन है आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सोलोली फोकस्ड है कंडीशन ऑफ क्लेमिंग आईटीसी। इस चैप्टर में मेन 3 सेक्शन है जो हम पढ़ते हैं, सेक्शन 16, 17, 18 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो मैं भी क्लासेस में भी इसी टाइप से हम करेंगे। आज की क्लास पहली क्लास है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 16 डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 17 और फिर उससे अगली क्लास में सेक्शन 18। तो इस टाइप से हम सिक्वेंशियली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सेक्शन 16 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं आईटीसी एक वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। आईटीसी इज जस्ट लाइक एन एसेट फॉर बिजनेसेस। आईटीसी जो है वो बिजनेसेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट के जैसा है। इट कुड अराइज ऑन इनपुट गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। आईटीसी 3 जगह से आ सकता है। आईटीसी के 3 सोर्सेज होते हैं। वन इज इनपुट गुड्स, जो स्टॉक या जो गुड्स आप कंज्यूम कर लेते हो सप्लाई के दौरान,
वो आपके इनपुट गुड्स कहलाते हैं। सेकेंड वन इज इनपुट सर्विसेज, आप जो सर्विसेज यूज करते हो सप्लाई देने के लिए, आउटपुट सप्लाई के लिए, वो आपकी इनपुट सर्विसेज कहलाती है। एंड लास्टली आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जो आपके कैपिटल नेचर की एसेट्स होती हैं, लाइक आपके बिजनेस में आपने एसी परचेज की, फर्नीचर परचेज किए हैं, ट्रक्स परचेज किए हैं, जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, ये सारे कैपिटल गुड्स कहलाते हैं। इन तीनों के ऊपर जब जीएसटी लगता है और आप उसका क्रेडिट क्लेम करते हो, तो आपके पास आईटीसी नाम की एक एसेट क्रिएट होती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जनरली आईटीसी इज फ्रीली अवेलेबल। जो गवर्नमेंट का इनिशियल सपना था और जो जीएसटी लाने का भी मेन पर्पस था, वो यही था कि आईटीसी फ्रीली अवेलेबल रह सके। हालांकि विद टाइम धीरे धीरे करके इसमें कुछ कुछ कंडीशंस ऐड कर दी गई हैं, तो अब नंबर ऑफ कंडीशन है जिन्हें आपको कंप्लाई करना होता है, उसके बाद ही आपको आईटीसी मिलता है। एंड आईटीसी सब चीजों का अवेलेबल है। जनरल रूल कहता है कि आईटीसी इज अवेलेबल फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो आपके सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में एक लिस्ट दी गई है, दैट इज नोन एज ब्लॉक्ड क्रेडिट। मतलब सेक्शन 17(5) में एक लिस्ट है जिनका आईटीसी आपको नहीं मिलता। जीएसटी में सिर्फ वो अकेली लिस्ट है जिसका हमें आईटीसी नहीं मिलता, अदरवाइज हर चीज का आपको आईटीसी मिलता है। उस लिस्ट को ब्लॉक्ड क्रेडिट कहा जाता है, बिकॉज इसका क्रेडिट आपको अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट, आईटीसी का कभी आप रिफंड नहीं ले सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेसिफाइड केसेस लाइक एक्सपोर्ट या यूआईएन होल्डर्स वाले जो लेते हैं, या रॉन्ग पेमेंट, कुछ रॉन्ग पेमेंट कर दिया आपने टैक्सेस का, तो बहुत गिने चुने केसेस में रिफंड मिलता है, अदरवाइज आपको रिफंड नहीं मिलता। एंड लास्टली, 1-to-1 रिलेशन कोई जरूरी नहीं है आईटीसी की यूटिलाइजेशन में। मतलब सर, मतलब ये है कि मान लीजिए आज एक शॉपकीपर ने 4 मोबाइल फोन खरीदे। आज एक शॉपकीपर ने 4 मोबाइल फोन परचेज किए और वो उसने 10-10 हजार रुपए में 4 मोबाइल फोन खरीदे। इसका मतलब 40,000 में उसने 4 मोबाइल फोन खरीदे हैं। लेट्स से जीएसटी की रेट है 18%, तो उसने 7200 रुपीज का जीएसटी भी पे किया होगा, तो टोटल हो गया 47,200। अब ये जो 7200 रुपए आप जीएसटी पे करके आए हो, जो आप 7200 जीएसटी पे करके आए हो, आप जो है इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम करोगे। आप इस जीएसटी का आईटीसी क्लेम करोगे, जो आपने 7200 रुपए का टैक्स पे किया है ऑन दी परचेजेस ऑफ दिस 4 मोबाइल फोन्स, उसके 7200 रुपए का आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। ठीक है, चलिए अब लेट्स से आपने 3 मोबाइल बेच दिए। 3 मोबाइल जो है वो आपने बेच दिए। वो 3 मोबाइल जो आपने बेचे हैं, लेट्स से वो आपने बेचे हैं 12,000 रुपए पर फोन के हिसाब से, तो यानी कि आपने 3 मोबाइल जो बेचे हैं वो 36,000 रुपए में बेचे हैं। आपने 36,000 में 3 मोबाइल बेच दी। 36,000 पे मान लेते हैं 18% जीएसटी लगा, तो 18% जीएसटी हो जाएगा 36,000 इंटू में 18%, 6480। तो यहां पे टोटल वैल्यू हो गई सप्लाई की 42480। ठीक है, चलो, तो अब ये जो 6480 रुपए आपका सेल पे बना है, दिस विल बी नोन एज योर आउटपुट टैक्स। ये आपका आउटपुट टैक्स है। ठीक है, अब हमारा जीएसटी लॉ कहता है कि जो आपने आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, उसे पे करने के लिए आप अपना आईटीसी यूज कर सकते हो। तो अब मैं 6480 रुपए जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, उसे पे करने के लिए जो मेरे पास 7200 रुपए का जीएसटी अवेलेबल है, मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं देखूं तो अभी मेरे पास एक्स्ट्रा जीएसटी पड़ा है, नेट में मेरे पास 7200 का जीएसटी था, 6480 अगर मैं पे भी कर दूंगा तो स्टिल मेरे पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आईटीसी ऑफ 720 रुपीज। 720 रुपए का आईटीसी मेरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब यहां पे मैंने जो 7200 का इनपुट लिया है, यहां पे ये 4 मोबाइल फोन का था, जिसमें से मैंने बेचे अभी सिर्फ 3 है। तो हमारा लॉ ये नहीं कहता कि आपको 3 मोबाइल का आउटपुट 3 मोबाइल के ही इनपुट से कंपेयर करना पड़ेगा या सेट ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा हमारा लॉ नहीं कहता। जब मैंने 7200 का क्लेम लिया तो इसमें 3 मोबाइल जो बिक गए उनका 5400 जीएसटी भी था, 5400 प्लस 1800 जीएसटी उस मोबाइल का भी है जो अभी नहीं बिका है। तो मैंने जब 6480 को पे करना था तो ये 5400 तो यूज किया ही किया है, साथ में मैंने 1080 रुपए 1080 रुपीज उस 4th मोबाइल का भी जीएसटी क्लेम कर लिया, यूज कर लिया, जो अभी बेचा ही नहीं गया।
तो इसका मतलब लॉ कहता है कि आपको 1 to 1 कोरिलेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो कि चारों का मोबाइल एक साथ आईटीसी क्लेम कर लो, और जब आपने बेचे 3 है तो चारों के जो आईटीसी है उसके साथ भी उसे सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 1 बेसिस पे आपको उसे मैच करने की जरूरत नहीं होती, ये हमारा लॉ कहता है क्लियरली। इवन अगर आपने ए और बी दो प्रोडक्ट खरीदे हैं, दोनों का आईटीसी आप बी प्रोडक्ट की सेल के अगेंस्ट में भी यूज कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगेन 1 to 1 कोरिलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाउएवर आईटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जम्प्ट आउटपुट सप्लाई। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना, अगर आपने कोई एग्जम्प्ट प्रोडक्ट बेचा है और उसके लिए कुछ परचेज किया था, कोई भी गुड्स या सर्विस उस एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए खरीदा है, तो इस एग्जम्प्ट प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो गुड्स एंड सर्विस खरीदे गए थे उनका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को नहीं दे रहे, उसके रिलेशन में गवर्नमेंट भी आपको इनपुट टैक्स नहीं देगी, ठीक है। इसे हम बाद में फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि 1 to 1 कोरिलेशन बनाना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चल, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट करते हैं, जो सेक्शन 16 का मेन पॉइंट है, या सेक्शन 16 की जो मेन एसेंशियल कंडीशन है जो आपके लिए आईटीसी को क्लेम करने के लिए जरूरी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं, हम हर एक को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करके चलेंगे और समझेंगे कि क्या लिखा गया है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, जीएसटी में आईटीसी, जो जीएसटी में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हो फॉर ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीदते हो, वो सिर्फ और सिर्फ उस केस में क्लेम हो सकता है अगर आपने जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं वो बिजनेस पर्पसेस के लिए खरीदी है। मतलब मान लेते हैं एक बिजनेसमैन ने एक होटल सर्विस अवेल की है, कहीं होटल में विजिट किया है या उसने कोई होटल बुक किया है, एंड वो जो होटल उसने बुक किया है वो अपने किसी गेस्ट को, पर्सनल गेस्ट जो था उसे जो है स्टे करवाने के लिए किया है, ना कि किसी बिजनेस के कस्टमर को। तो ऐसे केसेस में आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये पर्सनल पर्पस के लिए आपने जो है वो सर्विस अवेल की है। सिमिलर वे में एक सोल प्रोप्राइटर है, वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कोई मोबाइल फोन लाता है, जैसे कि मान लो मोबाइल फोन लिया कि बच्चे घर पे गेम खेल रहे हैं। अब ऐसे केसेस में उस मोबाइल के परचेज पे भी आप जीएसटी देके आए हो, बट आप उसका आईटीसी अगेन क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो जो गुड्स आपने परचेज किए हैं वो बिजनेस पर्पस के लिए नहीं खरीदे गए। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब भी आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो ये जरूर चेक कर लेना कि जिन गुड्स एंड सर्विसेज का आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो क्या वो आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए भी खरीदी है या नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन, अ रजिस्टर्ड पर्सन, पहली बात ये भी ध्यान रखना कि ओनली रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसका मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो तो आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। वैसे भी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो आईटीसी क्लेम करके करेगा क्या, आउटपुट टैक्स उसका कभी बनना नहीं है, तो इनपुट टैक्स का भी वो क्या करेगा। तो एक रजिस्टर्ड पर्सन ही आईटीसी क्लेम कर सकता है फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जो आप बिजनेस के कोर्स में या बिजनेस के फर्दरेंस में खरीदते हो, सिर्फ उन्हीं गुड्स एंड सर्विस का आईटीसी मिलता है। एंड जो भी आईटीसी आप क्लेम करते हो, आपको जब आप रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 3B, अलग अलग टाइप के रिटर्न्स होती है, हम रिटर्न वाले चैप्टर में सब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रख लो आप एक रिटर्न फाइल करते हो जिसका नाम है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर जीएसटीआर 3B, आप एक रिटर्न फाइल करते हो जीएसटीआर 3B, उसके थ्रू आप जो है आईटीसी क्लेम कर सकते हो। और जितना भी आपका आईटीसी बनता है उसका हिसाब किताब एक खाते में रखा जाता है, ऑनलाइन मेंटेन होता है ये खाता आपके जीएसटी के पोर्टल पे। उस अकाउंट का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जिस अकाउंट में आपका हिसाब रखा जाता है, कितना आईटीसी आपने क्लेम किया, उसमें से कितना आपने यूज कर लिया फॉर पेइंग द टैक्सेस, बैलेंस क्या बचता है, इसका एक हिसाब ऑनलाइन रखा जाता है। उस लेजर को, जिस लेजर में ये हिसाब रखा जाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहते हैं, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कहा जाता है। पहली कंडीशन थी कि आप जो आईटीसी क्लेम करना चाहते हो वो बिजनेस पर्पसेस के लिए होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपने जीएसटी दिया है। देखो, जब भी आप परचेज करके लाते हो किसी दुकानदार से, तो दुकानदार आपको बिल बना के देता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपके पास ये सबूत होना चाहिए, ये बिल होना चाहिए जो शो करेगा कि हाँ आप एक्चुअल में टैक्सेस पे करके आए हो। तो सेकेंड कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है वो ये है कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब वो टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट क्या क्या हो सकता है, इट मे बी इनवॉइस,
या वो एक रिवाइज्ड इनवॉइस भी हो सकता है। अगर आपको ध्यान हो, रिवाइज्ड इनवॉइस था जहां पे एक रजिस्टर नया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेता है, जहां पे वो मैंडेटरी लाइबल होता है एंड वो विद इन 30 डेज अप्लाई कर देता है, तो उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बैक डेट से आता है, दैट मीन जिस दिन वो लाइबल हो गया था। तो इस इंटरवेनिंग पीरियड के लिए जहां पे उसको सर्टिफिकेट मिला और जहां पे वो रजिस्टर जहां से इफेक्टिव है डेट, इस बीच के पीरियड के लिए आप रिवाइज्ड इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो चाहे आपके पास रिवाइज्ड इनवॉइस है, चाहे आपके पास नॉर्मल इनवॉइसेस है, अगर आप आरसीएम में टैक्सेस पे करते हो तो आपके पास सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। ये भी हमने टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स में पढ़ा है, टैक्स इनवॉइसेस वाले चैप्टर में, कि आपको सेल्फ इनवॉइस करनी होती है जब आप आरसीएम में परचेजेस करते हो एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो वहां पे सेल्फ इनवॉइस होना चाहिए। डेबिट नोट, अगर आपके सप्लायर ने गलती से आपकी सप्लाई की वैल्यू कम कर दी थी तो उसने उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक डेबिट नोट बनाया और उसके ऊपर एडिशनल जीएसटी लगाया, तो आपके पास डेबिट नोट होना चाहिए जो एक सबूत होगा कि हाँ अगेन आप टैक्सेस पे करके आए हो। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री, बिकॉज जब आप इंपोर्ट करते हो तो आप आईजीएसटी पे करते हो, तो वो उसका सबूत बिल ऑफ एंट्री माना जाएगा। एंड सिमिलर वे में जो आईएसडी होता है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, वो कॉमन क्रेडिट सर्विसेज का बांटता है सब अपने ब्रांचेस में, तो वो भी डॉक्यूमेंट इश्यू करके देगा कि ये लो तुम्हारे हिस्से का इतना क्रेडिट है, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से एक, देखो सारे एक साथ नहीं हो सकते, ये अलग अलग केसेस में बनाए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए जो शो करता हो कि आपके पास जीएसटी की पेमेंट आप करके आए हो। और ये जो डॉक्यूमेंट है इनमें कम से कम मिनिमम कंटेंट क्या होना जरूरी है, ये कंटेंट नहीं हुआ अगर आपके इनवॉइस में तो जीएसटी नहीं मिलेगा। वैसे तो हमें पता है कि इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बट लॉ कहता है भाई चलो एक मौके एक आधी चीज क्लैरिकल मिस्टेक रह भी गई, तो ये नहीं है कि छोटा सा कोई जो है आपका कोई पॉइंट रह गया, छोटा सा मुद्दा रह गया तो हम कह देंगे नहीं तुम्हारा लाखों रुपए का आईटीसी डिनाई हो जाएगा। नहीं, लॉ कहता है ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज, जीएसटीएन ऑफ सप्लायर एंड रेसिपिएंट, और लास्टली प्लेस ऑफ सप्लाई। एटलीस्ट ये चार चीज तो जरूर होनी चाहिए। और मैं अगर आपको कॉन्सेप्चुअली प्रैक्टिकली बताऊं तो डेट ऑफ इनवॉइस एंड इनवॉइस नंबर भी आपका बहुत जरूरी होता है, आप अगर आईटीसी क्लेम करना चाहते हो। अगेन ये नहीं हुए तो आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। बट ये चार चीजें लॉ कहता है कि मिनिमम ये चार चीजें तो जरूर होनी चाहिए। तो आपके पास जो है टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सबूत होना चाहिए कि आप टैक्स पे करके आए हो। यहां पे अगर कोई आईटीसी इसलिए आपको अवेलेबल हो पा रहा है बिकॉज सामने वाले सप्लायर ने जब डिमांड निकली अंडर सेक्शन 74 तब टैक्स जमा करवाया, तो गवर्नमेंट कहती है ऐसे केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज हमने सप्लायर से जो है छीन के निकाला है जीएसटी, वो नहीं पे कर रहा था, हमने कंफर्म किया है थ्रू अ डिमांड इन केस ऑफ फ्रॉड, तो हम जो आपका रेसिपिएंट है उसको भी कोई आईटीसी नहीं देंगे, क्योंकि फ्रॉड का केस हो गया, सेक्शन 74 प्ले में आ गया, तो ऐसे केसेस में आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन थी कि आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, कम्युनिकेटेड इन जीएसटी रिटर्न्स। अब ये क्या है, ध्यान से समझना। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा तरीका बना दिया है कि जब तक आपका सप्लायर रिटर्न नहीं भरेगा तब तक रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। कैसे? लेट्स से मैंने 15 सितंबर को एक मोबाइल फोन परचेज किया, वो मोबाइल फोन था लेट्स से 10,000 रुपए का और उसके ऊपर 1800 का जीएसटी था, यानी टोटल वैल्यू हो गई 11,800। अब मैंने जिस दुकानदार से ये मोबाइल फोन खरीदा मैंने उसे जीएसटी भी दे दिया और मोबाइल की कीमत भी दे दी, तो मैंने 11,800 रुपए वैलिडली दुकानदार को पे कर दिए, ठीक है। मेरी तरफ से मेरा काम पूरा हुआ, मैंने टैक्सेस पे कर दिए। बट अब सप्लायर डिफॉल्ट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, मैंने तो अपने सप्लायर को टैक्सेस और जो सप्लाई की अमाउंट थी वो पे कर दी। अब सप्लायर रिटर्न नहीं भर रहा तो उस केस में रेसिपिएंट का आईटीसी रुक जाएगा, रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। आप कहोगे सर ये तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, बट गवर्नमेंट कहती है हमारे साथ भी तो गलत नहीं होना चाहिए ना। कहीं रेसिपिएंट झूठा झूठा दिखा दे कि मैंने ये भी खरीदा है वो भी खरीदा है, अब वेरिफिकेशन कैसे हो? तो गवर्नमेंट ने बोला जब सप्लायर बोलेगा कि हाँ मैंने माल बेचा है तो ही रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। अब सप्लायर कैसे बोलेगा? सप्लायर बोलता है थ्रू हिज रिटर्न्स। सप्लायर जब भी कोई सेल करता है तो उसे एक रिटर्न भरनी होती है जिसे हम जीएसटीआर 1 कहते हैं,
ये सारी रिटर्न हम देखेंगे जब हम रिटर्न्स वाला टॉपिक करेंगे, बट अभी के लिए समझ लो सप्लायर जब भी सेल करता है तो उसे एक रिटर्न भरनी होती है जीएसटीआर 1, या फिर अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग ऑप्ट करते हो तो फिर वहां पे आप आईएफएफ भी भर सकते हो, आईएफएफ भी फाइल कर सकते हो। आईएफएफ मींस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उन्हें गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि आप हर महीने अपने B2B के जो भी ट्रांजेक्शन हैं उन्हें आईएफएफ के थ्रू रिपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शनल होती है, ना भरो मत भरो, 3 महीने बाद जीएसटीआर 1 भर सकते हो आप क्वार्टरली बेसिस पे, बट ये भी एक ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे जब आपका सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 और आईएफएफ भरेगा तो जैसे ही वो अपनी रिटर्न फाइल करेगा, जो ट्रांजेक्शन होगा, जो मैंने मोबाइल फोन खरीदा है वो ऑटोमेटिकली मेरी जीएसटीआर 2B में आ जाएगा। जैसे ही जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल करेगा सप्लायर, बट याद रखना यहां पे सप्लायर अगर ये रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करेगा तो ही वो मेरी 2B में आएगा और तो ही मैं एलिजिबल हूं उसका आईटीसी लेने को। इसका मतलब अगर आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 या आईएफएफ फाइल ही नहीं की, या फिर फाइल तो की बट लेट हो गए, दोनों सिनेरियो में ट्रांजैक्शन आपकी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा एंड हेंस यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम आईटीसी। हाँ, अगर उसने फाइल लेट की है तो वो इस महीने में आपके 2B में नहीं आएगा बट अगले महीने आ जाएगा, बट आप अगले महीने ही क्लेम कर पाओगे, फिर आईटीसी भी इस महीने नहीं कर पाओगे। तो अगली कंडीशन गवर्नमेंट ने यही लगाई है कि आपके जो सप्लायर है उसने उसे जीएसटीआर 1 या आईएफएफ में शो कर दिया है, जो आपकी जीएसटीआर 2B में आ गया है, देन आप इसका आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो पहली कंडीशन थी बिजनेस पर्पसेस के लिए होनी चाहिए सप्लाई, दूसरी कंडीशन आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन सप्लायर ने अपने रिटर्न में आपके उस ट्रांजैक्शन को फर्निश कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, कि आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो देयर शुड बी एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं किए हैं एक्चुअल में तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का सीधा सा मानना था कि जब तक आप गुड्स एंड सर्विस रिसीव ही नहीं कर रहे तो आप उनका आईटीसी क्लेम क्यों कर रहे हो। आईटीसी तब क्लेम करना जब एक्चुअल में रिसीव हो जाए। लाइक मान लीजिए मैंने अक्टूबर में ऑर्डर दिया कि गुड्स सप्लाई कर दीजिए, मेरे सप्लायर ने एडवांस में मेरे से पेमेंट कलेक्ट की और एडवांस में इनवॉइस भी बना दिया। ऑल्दो एज पर रूल्स उसे इनवॉइस तब बनाना था जब वो गुड्स रिमूव करता, जब गुड्स को वो बेचता, सेल करता, मूवमेंट करता, उससे पहले बनाना था, बट उसने एडवांस में बना दिया। एडवांस में हम बना सकते हैं इनवॉइस, और वो इनवॉइस उसने मुझे भेज भी दिया। अब सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया, रेसिपिएंट को इनवॉइस भी मिल गया, रेसिपिएंट पेमेंट भी कर चुका है, बट स्टिल रेसिपिएंट को टैक्सेस नहीं मिलेंगे, आईटीसी नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक गुड्स एक्चुअल में रिसीव ना हो जाए। तो सर सप्लायर ने टैक्स भर दिया, रेसिपिएंट कह रहा है आईटीसी दे दो, गवर्नमेंट फिर भी मना कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है अभी नहीं देंगे। कब देंगे? जब तुम्हें एक्चुअल में गुड्स एंड सर्विस रिसीव हो जाएंगे। तो सप्लायर को गुड्स एंड सर्विस जो है वो डिलीवर करने पड़ेंगे, देन रेसिपिएंट रिसीव करेगा, उसके बाद ही आईटीसी क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलो अब एक समस्या गवर्नमेंट के सामने आई कि यार बिल टू शिप टू मॉडल जब हम करते हैं तो बिलिंग किसी और के नाम पे होती है और गुड्स शिप कहीं और हो जाते हैं। लेट्स से मैंने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम मिस्टर सी को गुड्स भेज देना, तो उसने मेरे कहने पर सी को गुड्स भेज दिए। अब मुझे आईटीसी तो कभी मिल ही नहीं पाएगा बिकॉज मुझे तो गुड्स रिसीव ही नहीं हुए। तो गवर्नमेंट ने कहा बिल टू शिप टू मॉडल एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्चुअल रिसीट की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए बट आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया था कि थर्ड पार्टी को गुड्स भेज देना, तो जब थर्ड पार्टी को गुड्स रिसीव हो जाएंगे आप भी मान लेना आपको मिल गए हैं और आप आईटीसी क्लेम कर लेना। ठीक है, चलो तो कंडीशन लगाई गई एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मस्ट। नेक्स्ट, आईटीसी शुड बी अनरिस्ट्रिक्टेड। अब देखिए कंडीशन कैसे कैसे लगाई जा रही है। गवर्नमेंट ने कहा पहली बात आपके बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सर बिजनेस पर्पस के लिए। गवर्नमेंट ने कहा इनवॉइस है तुम्हारे पास? मैंने कहा इनवॉइस भी है। गवर्नमेंट ने कहा क्या सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन दिखा दिया है? मैंने कहा सर बिल्कुल दिखा दिया, टाइम पे मैंने रिटर्न भरवा दी थी, पीछे पड़ के कॉल कर करके मैंने रिटर्न फाइल करवा दी, मेरे 2B में भी आ रहा है, देख लो 2B में आ रहा है। क्या एक्चुअल गुड्स सर्विस आ गई है? मैंने कहा बिल्कुल सर, पिछले महीने ही मैंने गुड्स रिसीव कर लिए थे। तो गवर्नमेंट ने बोला एक बार चेक करना अनरिस्ट्रिक्टेड है या रिस्ट्रिक्टेड है। मैंने कहा अब ये क्या भला है। गवर्नमेंट ने कहा अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, ट्रांजैक्शन आपकी 2B में आ भी गया है, आपने गुड्स भी रिसीव कर लिए हैं, आपके पास इनवॉइसेस भी हैं और पर्पस भी बिजनेस का था, बट स्टिल आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है।
अब वो रेस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने बोला आजकल है ना आईटीसी के रिलेशन में बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, तो हम कुछ कंडीशंस बनाएंगे, अगर आप उनमें से किसी भी कंडीशन में फॉल कर गए तो आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा और आपके 2B में लिखा भी आएगा कि ये आईटीसी आपको अवेलेबल है और ये वाला रेस्ट्रिक्टेड है। फॉर द टाइमिंग ये प्रोविजन अभी इंप्लीमेंटेड नहीं है, प्रैक्टिकली भी ना आपके एग्जाम के हिसाब से बात करूं ना ही करंट डेट में एज ऑन डेट ये प्रोविजन अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स जरूर लेके आएगी, जिसके बाद आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि 2B में आईटीसी आ तो रहा है बट क्या वो रेस्ट्रिक्टेड है या अनरेस्ट्रिक्टेड, ये भी देखना जरूरी हो जाएगा। अब ये रेस्ट्रिक्टेड है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, तो देखिए क्या कहा गया, आईटीसी इज रेस्ट्रिक्टेड इन फॉलोइंग केसेस, गवर्नमेंट रूल लेके आएगी इनके रिलेशन में। अभी सिर्फ मैं कहूं तो एक ढांचा बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर आप इनमें से किसी में फॉल करते हो तो फिर आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है। नंबर 1, आपका सप्लायर एक नया रजिस्ट्रेंट है, आपका सप्लायर जो है उसने नया जीएसटी नंबर लिया है, महीना 2 महीना हुआ है, तो वो आपको आईटीसी पास ऑन नहीं कर पाएगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। अगेन अभी कोई स्पेसिफाइड पीरियड नोट जो है आपका प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट गवर्नमेंट ऐसा रूल बना सकती है कि जब नया कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन लेगा तो पहले 3 महीने तक वो लोगों को आईटीसी नहीं दे पाएगा। गवर्नमेंट का रीजन सिंपल था कि शायद कहीं पे कोई नया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ले, 2-4 महीने में बहुत सारा फेक आईटीसी पास करे और भाग जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले 2-4 महीने उसे आईटीसी पास ऑन करने की पावर ही नहीं देंगे। ये गवर्नमेंट बना सकती है प्रोविजन, कितने महीने का बनाएगी अभी वो कोई नोटिफाइड नहीं है, बट ये समझ लो कि इस केस में आपका आईटीसी हो सकता है रेस्ट्रिक्ट हो जाए। सेकेंडली, सप्लायर ने टैक्सेस पे नहीं किए हैं, काफी टाइम हो गया है, एक प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए, कंटिन्यूअस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के लिए उन्होंने टैक्स का डिफॉल्ट किया है, तो भी बायर का, रेसिपिएंट का जीएसटी जो है, आईटीसी जो है वो रोका जा सकता है। देखिए इन सब केसेस में गड़बड़ करेगा सप्लायर, आईटीसी रोका जाएगा रेसिपिएंट का। ठीक है, चलो आउटपुट टैक्स जो भरना था जीएसटीआर 1 में, जो आईएफएफ में आपने डिक्लेयर किया था वो आपने ज्यादा डिक्लेयर किया था, बट 3B से आप जो पे कर रहे हो वो आप कम पे कर रहे हो। लेट्स से 1 फाइल करते टाइम मैंने बोला कि सर मेरा आउटपुट टैक्स बनता है 1 लाख, मैंने 10 लाख का माल बेचा है अलग अलग लोगों को और उस पर 1 लाख का टैक्स बनता है, बट सॉरी, जब 3B में उसे एक्चुअल में पे करने की बारी आई तो मैंने कहा सर 70,000 ही है, वो तो मैंने ऐसे ही दिखा दिया। देखो 1 में जब आप ट्रांजेक्शन शो कर देते हो तो सामने वाले के 2B में चला जाता है और 2B में जाते ही वो क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अब आपने तो बोल दिया सर हमने तो ऐसे ही दिखा दिया 1 लाख का जीएसटी, बट आपने लोगों की 2B में 1 लाख का जीएसटी पहुंचा दिया है, अब वो क्लेम कर सकते हैं उसे, बट आप पे करते टाइम कह रहे हो हम तो 70 ही देंगे, तो गवर्नमेंट के लिए तो नुकसान हो गया। आईटीसी मांगने वाले 1 लाख का मांगेंगे लेकिन जो भरने वाला है वो कह रहा है 70,000 ही दूंगा, तो गवर्नमेंट कह रहा है अगर ये डिफरेंस एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हुआ तो अगेन हम आईटीसी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे आपके रेसिपिएंट का। नेक्स्ट, अगर आपके सप्लायर ने आईटीसी ज्यादा क्लेम किया है जो 2B में आ रहा है उससे, और वो डिफरेंस एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा हुआ तो अगेन रेसिपिएंट का आईटीसी रोका जा सकता है। देखिए क्या है, मिस्टर ए सप्लाई करता है, उसका 1 लाख का इनपुट बनता था बट उसने 2 लाख का क्लेम कर लिया और जीएसटीआर 1 में बहुत सारे फेक बिल बना के 2 लाख का आईटीसी पास भी कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में अगर ये डिफरेंस सिंस 1 लाख का बनता था और उसने क्लेम 2 लाख का किया है तो उसने 1 लाख का ज्यादा आईटीसी क्लेम किया, दैट मींस 100% ऑफ व्हाट रिपोर्टेड इन 2B। तो ये प्रिस्क्राइब परसेंटेज की लिमिट से अगर ज्यादा हुआ तो जो व्यक्ति जो इस सप्लायर से गुड्स रिसीव कर रहा है या सर्विस रिसीव कर रहा है उनके लिए ये आईटीसी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बिकॉज आपके सप्लायर ने फेक आईटीसी का ही तो इस्तेमाल किया है आपके जीएसटी को भरने के लिए, तो अगेन गवर्नमेंट यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। या फिर आपके सप्लायर ने 86B का रूल फॉलो नहीं किया है। रूल 86B हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कहता है कि अगर आपकी मंथली टैक्सेबल सेल 50 लाख से ज्यादा है तो आप 99% जीएसटी थ्रू आईटीसी पे करते हो, बट 1% आपको कैश में पे करना जरूरी है। अगेन ये जितने भी प्रोविजन है गवर्नमेंट ने लॉजिक से बताए हैं, बट मेरे लिए अभी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक प्रोविजन का इन डेप्थ आपको लॉजिक अब बता सकूं। ठीक है, ये क्लास में हम जरूर डिस्कस करते हैं, बट अभी ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी कि इसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपको हर एक का रीजन बताऊं। तो अभी के लिए समझ लो, अगर आपने 86B का वायलेशन किया है तो आपके रेसिपिएंट का आईटीसी रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं जहां पे आईटीसी जो है वो रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन लगाई गई कि आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में ट्रांजैक्शन शो कर दिया,
आपकी 2B में भी आ गया, अनरिस्ट्रिक्टेड में नहीं है। बट देन गवर्नमेंट ने कंडीशन लगाई, भाई हम अगर रेसिपिएंट को आईटीसी दे तो गवर्नमेंट के पास भी तो पहले टैक्स आना चाहिए। तो 1 में खाली सप्लाई दिखाई जाती है, उसका टैक्स 3B में पे होता है। तो गवर्नमेंट ने रूल डाला कि टैक्स जब एक्चुअली पे होगा तो ही तो गवर्नमेंट आईटीसी दे पाएगी। तो गवर्नमेंट ने कहा आपके सप्लायर ने अगर टैक्स पे नहीं किया तो रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। मतलब एक और कंडीशन लगा दी कि जब सप्लायर पे करेगा टैक्स तो ही रेसिपिएंट को आईटीसी मिलेगा। अब ये प्रोविजन ना बहुत समस्या वाला है, बिकॉज कोई ट्रांजेक्शन जीएसटीआर 1 में जब रिपोर्ट होता है तो वो आपकी 2B में आ जाता है, बट देन आपका सप्लायर बाद में 3B भर रहा है या नहीं भर रहा, बिकॉज टैक्सेस 3B से ही पे होते हैं। आपका सप्लायर 3B में टैक्सेस पे कर रहा है या नहीं कर रहा, टैक्सेस पे कर रहा है तो जितने बनते थे उतने पे कर रहा है या नहीं कर रहा, आपके वाले ट्रांजेक्शन का उसने टैक्स भरा है या नहीं भरा, ये चीज आपको कभी पता चल ही नहीं सकती। हाँ, सिर्फ आप इतना देख सकते हो कि क्या आपके सप्लायर ने 3B भर दी है या नहीं। लेट्स से मैंने सितंबर में, ये जो मैं आपको ट्रांजेक्शन की बात कर रहा था, मैंने सितंबर में 15 सितंबर को मोबाइल खरीदा, तो अब सितंबर महीने के रिटर्न 1 तो आपके सप्लायर ने भर दी, तभी आपकी 2B में आया था, तो आप क्लेम करने चले गए आईटीसी। बट क्या पता सितंबर महीने की जो 3B है वो आपका सप्लायर भरे ही ना, क्योंकि 3B से ही तो टैक्स पे होते हैं। अब टैक्स पे होंगे ही नहीं तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी देगी कैसे। बट प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये आई कि मुझे क्या पता वो मेरे वाले ट्रांजेक्शंस रिपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर वो व्यक्ति 3B भर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो 3B नहीं भर रहा, सितंबर की उसने 3B नहीं भरी, तो आपको दिख जाएगा कि आपके महीने में इसने 1 तो भर दी है बट आपके मंथ की उसने 3B फाइल नहीं की। इसका मतलब टैक्स तो पक्की बात है नहीं भरे होंगे, जब 3B ही फाइल नहीं हुई तो टैक्स पे नहीं हुए होंगे। तो आप फिर भी प्रोविजनली, गवर्नमेंट ने बड़ा दिल करते हुए कहा कि फिर भी हम आपको प्रोविजनली आईटीसी क्लेम करने देना जो है अलाउ कर देंगे। यू कैन क्लेम द आईटीसी इन दिस सितंबर मंथ। मान लेते हैं सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं, तो सितंबर 24 के रिटर्न में आप आईटीसी क्लेम कर लेना, इवन दो सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किए 3B और टैक्स नहीं भरा है, कोई बात नहीं, हम आपको आईटीसी क्लेम करने देते हैं। आपको अगले साल 30 सितंबर 2000, ये सितंबर 24 था, आपको अगला फाइनेंशियल ईयर जब आएगा उसकी 30 सितंबर तक वेट करना है, 30 सितंबर 2025। ये एक साल का टाइम लिमिट नहीं है, कोई भी महीना होता, यहाँ पे सितंबर की बजाय जनवरी भी होता, सितंबर की बजाय अप्रैल मई भी होता, तो भी वेट कहां तक करना होता, 30 सितंबर 2025, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 30 सितंबर तक आप वेट करना। अगर वो अभी भी 3B नहीं भर रहा तो भाई इसका मतलब वो हमें कुछ नहीं देगा, गवर्नमेंट कह रही है हमें टैक्स नहीं मिलने वाले, तो काइंडली अगले 2 महीने में यानी कि टिल 30 नवंबर आपने जो आईटीसी क्लेम कर लिया था प्रोविजनल बेसिस पे, प्लीज उसे रिवर्स कर दो, बिकॉज आपका सप्लायर बहुत ही नकारा है, वो जो है अपनी जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर रहा है। हमने काफी वेट कर लिया, तुमने जिस साल में परचेज की थी उस साल के बीत जाने के बाद भी हमने 6 महीने और वेट कर लिया, अगले साल की 30 सितंबर आ गई बट अभी भी वो नहीं भर रहा है, तो इसका मतलब उसकी नीयत नहीं है टैक्सेस पे करने की, तो प्लीज आप अपना जीएसटी रिवर्स कर दो, ठीक है। तो यही एक केस होगा जहां मुझे पता चलेगा कि उसने जीएसटी पे नहीं किया है। अदरवाइज मैं, अगर उस व्यक्ति ने नील की भी रिटर्न फाइल कर दी होगी ना 3B, नील टैक्स पे करके भी फाइल कर दी होगी, 0 टैक्स पे, तो भी मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे बस ये दिखाएगा कि उसने फाइल कर दी है, ठीक है। तो ये केस में बस आपको जो है रिवर्स करना होता है। सर अगर वो 2 साल बाद वापस भर दे तो रिटर्न, 2 साल 3 साल बाद उसका मन कर जाए और रिटर्न भर दे और टैक्सेस भर दे, तो फिर आप रीक्लेम कर सकते हो। ये जो जीएसटी आपने रिवर्स किया है जैसे आप रीक्लेम कर सकते हो, और जो एक टाइम लिमिट शायद आपने कहीं पे पढ़ी हो तो वो टाइम लिमिट भी अप्लाई नहीं करेगी, और वो आपके फिर आराम से आप आईटीसी क्लेम कभी भी कर सकते हो 3 साल 4 साल बाद जब आपका सप्लायर रिटर्न फाइल कर देगा, ठीक है। चलो, तो ये कंडीशन लगाई गई कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट को एक्चुअली मिल जाने चाहिए। तो सप्लायर टैक्सेस कैश में भी भर सकता है या आईटीसी का यूज करके भी पे कर सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे जो मैंने आपको बात कही थी वो ये यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। तो अगर आपके सप्लायर ने 2B जो है 1 में अपना ट्रांजेक्शन शो कर दिया जो आपकी 2B में आ गया, बट उनने कोरोस्पोंडिंग पीरियड की 3B फाइल नहीं की है, तो प्रोविजनली आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अगले साल की 30 सितंबर तक वेट करना, अगर फिर भी उसने फाइल नहीं की, अब आपको अगले 2 महीने में यानी कि 30 नवंबर तक रिवर्सल करना पड़ेगा। हालांकि जब वो आपका 3B फाइल कर देगा तो यू कैन री अवेल दैट क्रेडिट, ठीक है। चलो,
इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, आप यानी कि रेसिपिएंट अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो वो आप ओनली थ्रू रिटर्न क्लेम कर सकते हो। रिटर्न फाइलिंग करके ही आईटीसी क्लेम हो सकता है। डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखकर या रिक्वेस्ट लेटर डाल के या मेल डाल के आप आईटीसी क्लेम कभी नहीं कर सकते। आईटीसी क्लेम करना है तो भाई रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, दैट्स इट। तो आप अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे, और रिटर्न भी कौन सी भरनी पड़ती है, जीएसटीआर 3B, आईटीसी हमेशा इससे क्लेम होता है। तो बीइंग अ रेसिपिएंट आप जीएसटी रिटर्न 3B फाइल करते हो, देन आप एलिजिबल होते हो आईटीसी के लिए, अदरवाइज आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये वो कंडीशंस हैं जो लगाई गई हैं अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो लाइन वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, आपने जो गुड्स एंड सर्विस रिसीव किए हैं वो बिजनेस पर्पजेस के लिए किए। दूसरी बात, आपके पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तीसरी बात, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 में टाइमली दिखाया सो दैट आपकी 2B में आ गया, ठीक है। अगली बात कि आपके सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया। नेक्स्ट, आईटीसी शुड बी अनरेस्ट्रिक्टेड, ये आपका आईटीसी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने गुड्स एंड सर्विस एक्चुअल में रिसीव कर लिए हैं। एंड लास्ट वन, आपने रिटर्न फाइल कर ली है जिसके थ्रू आपने आईटीसी क्लेम किया है, ठीक है। चलो, अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट और है जो हमें इस चैप्टर में ध्यान रखने होते हैं। लाइक इन केस गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स, कई बार ऐसा होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और गुड्स लॉट्स में भेजे जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जो रेसिपिएंट है वो आईटीसी हमेशा लास्ट लॉट पे ही रिसीव कर सकता है, क्लेम कर सकता है, उससे पहले वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। आईटीसी कैन बी क्लेम्ड ओनली ऑन रिसीट ऑफ लास्ट लॉट, ठीक है। चलो, दूसरा, अगर आपने किसी भी रेसिपिएंट से, किसी भी सप्लायर से गुड्स या सर्विसेज रिसीव किए हैं तो एज पर जीएसटी लॉ आपको 180 दिन में पेमेंट करनी पड़ेगी। अब देखिए कितना अजीब प्रोविजन है। मान लेते हैं मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे हैं, 2 लाख रुपए के गुड्स थे और उसके ऊपर कोरस्पॉन्डिंग 18% जीएसटी 36,000 बनती थी, 2,36,000 रुपए बन गए। अब मिस्टर ए ने बी को गुड्स बेचे, बी ने कहा सर अभी मेरे पास पेमेंट नहीं है देने को, आप कुछ समय रुक जाना, मैं पेमेंट दे दूंगा। ए ने कहा कोई बात नहीं भाई, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम टेंशन मत लो, जब हो तब दे देना। अभी 36,000 का जीएसटी बनता था, मिस्टर ए ने वो गवर्नमेंट को पे भी कर दिया, गवर्नमेंट को पे भी कर दिया और ट्रांजेक्शन में शो कर दिया कि हमने बी को माल बेचा है, ठीक है। बी ने इस 36,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट कहती है मिस्टर बी तुम्हें ए की पेमेंट 180 दिन में करनी है। बी ने कहा भाई मैं नहीं कर रहा, ए मना कर रहा है, ए ने कहा है भी साल भर बाद देना। गवर्नमेंट कहती है नहीं भाई तुम्हें देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट कहती है 180 दिन में पेमेंट करो। बी ने कहा नहीं दूंगा तो क्या करोगे? गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं मत दो, ये 36,000 का जीएसटी जो तुमने क्लेम किया है ये रिवर्स कर देना। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? गवर्नमेंट कहती है तुमने टैक्स कौन से दे दिए ए को जो तुम क्लेम मांग रहे हो, तुमने तो अभी पेमेंट की भी नहीं है, तुमने पेमेंट ही नहीं की तो तुम आईटीसी क्यों क्लेम करते हो? अब मिस्टर बी कहता है तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, ए ने भर दिया ना, ए मेरे पर भरोसा करता है, तुम्हें क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट कहती है नहीं नहीं हमें दिक्कत है, हम तो ये 36,000 वापस लेंगे अगर आपने 180 दिनों में पेमेंट नहीं की। अगर आधी पेमेंट कर दी होती तो आधा जीएसटी गवर्नमेंट वापस मांग लेती, यानी कि प्रोपोर्शनेट जितनी पेमेंट आपने नहीं की है उतने का आईटीसी आपसे रिवर्स करवाएगी। तो आप कहोगे सर गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, अब ये जाएगी और ए को कहेगी ये लो भाई 36,000 तुम्हारे, कुछ तो रिकवरी करो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गवर्नमेंट ये 36,000 ए को वापस नहीं देगी, ए को कहेगी तुमने दे दिया अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे हो, तुम हम एडवांस में दे देते हो। बी से ले लिया और ए को भी वापस नहीं दिया, तो क्या गवर्नमेंट डबल बेनिफिट उठा लिया? द आंसर इज यस। और इवन यही नहीं, उन्होंने बी से इंटरेस्ट भी तो कलेक्ट किया है, वो भी तो बी के जेब में आ गया, गवर्नमेंट के जेब में आ गया, ठीक है। तो यानी कि गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन बनाया कि सप्लायर को 180 दिन में पेमेंट कर देगा रेसिपिएंट, और अगर उसने नहीं किया तो उसे आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। एंड जब वो फिर पेमेंट कर देगा, अभी सर इसने पेमेंट नहीं की थी तो इसने रिवर्स कर दिया, साल भर 2 साल बाद उसने पेमेंट कर दी, देन ही कैन रीक्लेम दिस आईटीसी विदाउट एनी टाइम लिमिट। ये इसे रीक्लेम कर सकता है, लेकिन याद रखना जो ब्याज पे कर दिया वो जा चुका है, वो नहीं वापस मिलेगा, लेकिन आप इस अमाउंट को जरूर रिक्लेम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये नेक्स्ट प्रोविजन बनाया। इसके बाद गवर्नमेंट ने कहा, लॉ ने कहा, इफ डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड ऑन टैक्स कंपोनेंट, लेट्स से मैंने एक मशीन परचेज की है, मैंने एक मशीन परचेज की 5 लाख रुपए की, और उसपे 90,000 का यानी 18% का जीएसटी भी मैं पे करके आऊं, तो वो मशीन है 5,90,000 की।
अब हमारा जीएसटी लॉ कहता है इनकम टैक्स एक्ट में, अब ये दोनों एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट और जीएसटी लॉ, दोनों ने आपस में भाईचारा कर लिया। क्या भाईचारा किया गया कि इनकम टैक्स एक्ट में अगर आपने 5,90,000 पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, यानी कि आपने 5 लाख की एसेट खरीदी, 90,000 का जीएसटी था, बट जब डेप्रिसिएशन के लिए एक्चुअल कॉस्ट को लेना था तो आपने 590 को ले लिया, तो अब यानी कि आपने उस 90,000 के जीएसटी को भी इंक्लूड कर दिया एसेट की वैल्यू में और उस पर डेप्रिसिएशन लेना शुरू कर दिया। मतलब आप इनकम टैक्स में उसे खर्चा क्लेम कर रहे हो, तो अब हम जीएसटी में उसको आईटीसी नहीं देंगे, यानी कि इस 90,000 का आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सिमिलर वे में इनकम टैक्स में क्या लिख दिया गया है कि अगर आप 5 लाख रुपए की एसेट खरीदते हो और आप 90,000 रुपए का आईटीसी क्लेम कर लेते हो, तो फिर इस हिस्से पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यानी कि डेप्रिसिएशन 5 लाख पे मिलेगा। मतलब दोनों एक्ट में बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब 590 पे डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लो, 90,000 का आईटीसी भी क्लेम कर लो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों में से आपको एक ही चीज मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप किसी कारण से कोई आईटीसी लेना भूल जाते हो, लेट्स से फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आप कोई आईटीसी क्लेम करना भूल गए, तो क्या हम बाद में भी कर सकते हैं? द आंसर इज यस, लेकिन कब तक? गवर्नमेंट कहती है 23-24 के रिलेशन में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का आईटीसी आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 30 नवंबर तक कोई भी रिटर्न जो भरते हो अपनी जीएसटीआर 3B उसमें क्लेम कर सकते हो। तो जीएसटीआर 3B जो भी आप फाइल करोगे 30 नवंबर तक उसमें, या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट, जो आपने आपकी एनुअल रिटर्न जो साल में हमें एक बार भरनी होती है जीएसटीआर 9 के थ्रू, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उसी के पहले पहले आप क्लेम कर सकते हो। इसके बाद अगर आप आईटीसी भूल गए थे, चाहे वो लाखों करोड़ों का कितने का हो, वो खत्म हो जाएगा, अब आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, सॉरी क्लेम नहीं कर पाओगे, वो आपके लिए डेड हो जाएगा। ठीक है, तो लॉ कहता है कि ये वो टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर आप जीएसटी जो है वो पिछला पुराना क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज भी हैं जिसे 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट की लिस्ट में कवर किया गया, जिनके ऊपर जीएसटी नहीं मिलता। ठीक है, एंड लास्ट एक प्रोविजन गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन डाला है, वो रिलैक्सेशन में आपको एग्जांपल के थ्रू कन्वे करता हूं कि क्या रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, देखिए मान लेते हैं एक फाइनेंशियल ईयर है 23-24, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का अगर कोई मेरा जीएसटी बचता है तो मेरे पास क्लेम करने का समय होता है अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 नवंबर तक। ठीक है, 30 नवंबर 2024। अब हुआ क्या, एग्जैक्टली 1 सितंबर को मेरा जीएसटी कैंसिल हो गया। डिपार्टमेंट ने 1 सितंबर को मेरा जीएसटी किसी वजह से कैंसिल कर दिया। मैं उस टाइम पे रिप्लाई प्रॉपरली नहीं दे पाया, बट जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरा कैंसिल कर दिया। अब मैंने विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम, लेट्स से 25 सितंबर को मैंने रेवोकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। 25 सितंबर को मैंने रेवोकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, या गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंडेड टाइम है 90 दिन प्लस उसके बाद भी आपको एक्सटेंशन मिल सकती है 180 डेज तक, तो मैंने उस टाइम लिमिट के अंदर रिवोकेशन की रिक्वेस्ट डाल दी। बट डिपार्टमेंट ने जब तक मेरी रिक्वेस्ट प्रोसेस की 30 नवंबर जा चुकी थी। लेट्स से मेरी रिक्वेस्ट पास की गई 15 दिसंबर को। अब 1 सितंबर को कैंसिल हो गया था मेरा जीएसटी नंबर, और 15 दिसंबर को वापस रीइंस्टेट हुआ जब मेरा जीएसटी कैंसिलेशन रिवोक किया गया। बट मैं अब रोने लगा, मैंने कहा कि सर देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मुझे 23-24 का 5 लाख रुपए का आईटीसी क्लेम करना था, मैंने इतनी कोशिश की कि मेरा जीएसटी नंबर टाइम पे रीएक्टिव हो जाए, बट नहीं हो पाया, और मेरी 30 नवंबर वाली तारीख अब तो निकल गई। अगर ये कैंसिल नहीं होता तो 1 सितंबर को मैं आईटीसी क्लेम कर लेता, बट आपने तो मेरा जीएसटी कैंसिल कर दिया। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसे केसेस में जो आप 15 दिसंबर के बाद विद इन 30 डेज में आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, तो आप अपने रिटर्न भर दो विद इन 30 डेज और ये आईटीसी आप ले लो, हम आपको ये आईटीसी क्लेम करने का अधिकार दे देंगे। ठीक है, ऐसा लेकिन सिर्फ तभी होगा जब आपका जीएसटी कैंसिल पहले हो गया था इस डेट से, और उस दिन आप एलिजिबल थे उसको क्लेम करने को, लेकिन जब रीइंस्टेट हुआ जीएसटी तब वो डेट जा चुकी थी। ठीक है, तो आप अगले 30 दिनों में अपने रिटर्न फाइल करके, यानी कि 15 दिसंबर से 30 डेज के अंदर रिटर्न फाइल करके वो आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये आपकी कुछ कंडीशंस थी जो सेक्शन 16 में बताई गई है, जो आपको ध्यान रखनी है।
तो आज हमने पहला टॉपिक किया है आईटीसी के रिगार्डिंग कि सेक्शन 16 के तहत अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो इसके रिलेशन में जो एग्जांपल्स हैं, इलस्ट्रेशन है, आप मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी का सेक्शन 17 कवर करेंगे।